ये कहानी है बिहार के सुंदरपुर गांव की, जहां भोला नाम का एक लड़का रहता था। वो एक छोटे से ढाबे में रसोइया का काम करता था। भोला खाना बनाने में बहुत ही माहिर था, खासकर उसके बनाए हुए मटन चावल। लोग उसे खाने के लिए दूर दूर से आते थे। धीरे धीरे ढाबा दिन पर दिन और ज्यादा चलने लगा। लेकिन उस ढाबे का मालिक धनी राम था, जो बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसे पैसों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था। एक दिन जब भोला दुकान में मटन चावल बना रहा था, उसके पास खड़ा धनी राम मन ही मन सोच रहा था। अरे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस भोला को नौकरी से निकाल दूं। वैसे भी आजकल ये ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहा है, और ऊपर से मैंने इसकी तरह स्वादिष्ट मटन चावल बनाना भी सीख लिया है। अब मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं रही। हाँ, ये सही रहेगा। आज सारे ग्राहक जाने के बाद इसे आज ही के आज हटा दूंगा। शाम के वक्त सब ग्राहक वहां से चले जाते हैं। तभी धनी राम भोला से कहने लगता है। अरे भोला, हाँ मालिक बोलिए। आज तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। अरे मालिक, बुरी खबर? ऐसा क्या हो गया मालिक? अरे भोला, वो मैं ये कह रहा था कि आज से तुम यहां काम करने मत आना। आज से तुम्हारी परमानेंट छुट्टी हो गई। घर जाके आराम से मौज कर। अरे मालिक, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरी जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हो गया मालिक कि आपको मेरी जरूरत नहीं होगी? और ऊपर से मेरे ऊपर ना कोई शिकायत आई है, ना मैंने कभी कोई गलती की है। मैंने तो हमेशा इस ढाबे को अपना समझकर काम किया है, दिन रात मेहनत की है। फिर भी आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं मालिक? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप बताइए, मैं उसे सुधार लूंगा। लेकिन ऐसे अचानक से नौकरी से मत निकालिए। मेरा घर परिवार भी इसी पर चलता है। चुप कर भोला, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये फालतू का नाटक। मैंने जो फैसला लिया है वो अंतिम है, और मुझे किसी भी तरह की सफाई या बहाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम आजकल ज्यादा पैसे मांगने लगे हो, और मुझे ऐसे लोगों की यहां कोई जरूरत नहीं है। और सच कहूं तो अब मैं खुद तुम्हारी तरह मटन चावल बनाना सीख चुका हूं। इसलिए अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। जितना काम किया है उसका हिसाब ले लो, और आज के बाद यहां अपना चेहरा मत दिखाना, समझे तुम? अब चुपचाप यहां से निकल जाओ। ये बात सुनकर भोला अंदर से टूट जाता है। भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है मालिक, तुमने जो नाइंसाफी की है ना मेरे साथ, देखना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। ठीक है, ज्यादा बकबक मत कर और यहां से निकल। हट हट हट। ये सब सुनकर भोला वहां से चुपचाप घर जाने लगता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी मीरा उसे देखकर कहने लगती है। क्या हुआ जी, आप आज इतनी जल्दी घर आ गए? लगता है आपका धंधा बहुत अच्छा गया है, और इससे तो आपको खुश होना चाहिए। पर आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ हुआ है क्या? अरे मीरा, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। आज मेरे साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी? कैसी नाइंसाफी? वो दरअसल क्या है कि आज मालिक ने मुझे बिना किसी वजह के नौकरी से निकाल दिया। मैंने उनसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, और मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता रहा हूं। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे तुरंत वहां से जाने को कह दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं और घर कैसे चला। अरे अरे, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब देख रहा है, और जो मेहनती और ईमानदार होता है ना, उसका बुरा कभी नहीं होता। हो सकता है आज मुश्किल समय हो, लेकिन यही समय आपको आगे कुछ बड़ा करने का मौका भी देगा। आप हिम्मत मत हारिए, हम दोनों मिलकर जरूर कुछ न कुछ करेंगे, और एक दिन आप उन लोगों को दिखा देंगे कि असली काबिलियत क्या होती है। हाँ मीरा, वो तो मैं समझ रहा हूं, पर हम अभी करेंगे तो करेंगे क्या? ऊपर से मुझे खाना बनाने के अलावा कुछ आता भी नहीं है।
क्यों ना हम भी अपना ठेला लगाएं? वैसे भी आपके हाथ का खाना तो सबको पसंद है, और हम अपना खुद का ठेला लगाएंगे तो हमारा ही फायदा होगा। इसमें सब लोग आपके यहाँ ही खाने आएंगे। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो मीरा। ठीक है, चलो, जो बचा कुचा पैसा है उससे एक ठेला खरीद लेंगे और बाकी पैसों से मटन खरीद कर अपना खुद का ठेला लगाएंगे। फिर देखता हूं हमें कौन रोक। अगली सुबह भोला ठेला खरीदकर मटन वाले के पास पहुंचता है और मटन वाले से कहने लगता है, अरे रहमान भैया, 1 किलो मटन कितने का है भैया? वो दरअसल क्या है कि मुझे आपके यहाँ से 10 किलो मटन ले जाना है, इसलिए थोड़ा भाव कम लगाना। भोला भाई, आपको क्या बताऊं, मटन के भाव आसमान छू रहे हैं। 1 किलो मटन का दाम 500 रुपए है। आप अगर 10 किलो मटन लोगे तो आपका 5,000 रुपए हो जाएगा। क्या कहा? 5,000? ना बाबा ना, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं, अपने ठेले पर लगा दिया। अरे देखो ना रहमान भैया, कुछ उधार में दे सको तो, क्योंकि मैं अपना खुद का ठेला लगाने वाला हूं। इसी कारण और ऊपर से आज मेरा पहला दिन है और मैं वादा करता हूं कि जैसे ही मेरे पास पूरा पैसा हो जाएगा आपको मैं लौटा दूंगा। भैया मुझे माफ कर देना यार, वो दरअसल पिताजी ने मुझे उधार में देने से मना किया है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम सुनना चाहो तो। बताओ, मैं तुम्हारा उपाय सुनना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक मस्त उपाय बताऊंगा। उपाय? कौन सा उपाय? बताओ बताओ, हम भी जरा सुने तो। भैया मैं ये कह रहा था कि क्यों ना आप मुर्गा लेकर अपना धंधा शुरू करो, क्योंकि इस मौसम में मुर्गे का भाव बहुत कम है और आपके आधे पैसों में भी आपका काम हो जाएगा। हाँ, वैसे तुम्हारा सुझाव बुरा भी नहीं है। ठीक है रहमान भैया, मुझे 10 किलो मुर्गा दे दो। वैसे भी इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। तभी भोला मुर्गा लेकर घर की तरफ जाने लगता है और घर पहुंचते ही भोला की बीवी मीरा भोला को देखकर कहने लगती है, अरे जी, आप आ गए। बताइए, मटन ले आए ना? आज तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों मिलकर शानदार मटन चावल बनाएंगे और आपके ठेले की शुरुआत धूमधाम से करेंगे। लेकिन ये क्या, आप मुर्गा लेकर आए हैं, मटन कहाँ है? कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? आप इतनी चुप क्यों हैं? कुछ बताइए तो सही। अरे मीरा, क्या बताऊं तुम्हें, मटन के दाम इतने ज्यादा थे कि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं थे, इसलिए मजबूरी में मुझे मुर्गा लेना पड़ा। पहले तो मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन फिर सोचा कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम मुर्गा चावल बेचना शुरू कर दें। मुर्गा चावल? मुझे नहीं लगता कोई हमारे यहाँ मुर्गा करी खाने आएगा, क्योंकि बाजार में बहुत सारे लोग पहले से ही मुर्गा चावल बेच रहे हैं। हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। शायद ये सही कह रही है मीरा, पर हम बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, वो भी मुर्गे वाले आइटम में। तभी कुछ देर मीरा सोचती है और अचानक बोलती है, आइडिया, क्यों ना हम मुर्गा करी और उसके साथ रोटी बेचना शुरू कर दें, क्योंकि बाजार में किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा। इस तरह हमारा धंधा भी चल पड़ेगा। अरे मीरा, तुम्हें तो मैं मान गया, क्या मस्त सुझाव दिया है। ऊपर से मुर्गा करी और रोटी बनाना तो बहुत आसान है, और ऊपर से हमारा पैसा भी बच जाएगा और अच्छी खासी आमदनी भी हो जाएगी। ठीक है जी, आप कल से मुर्गा करी और रोटी बेचना शुरू कर दो। वैसे भी आपको तो बेचने का 10 साल का तजुर्बा है ही। अगली सुबह होते ही भोला पूरे मन और दिल से मुर्गा करी और रोटी बनाने लगा। बनाने के बाद भोला ठेला लेकर एक बाजार के कोने में लगा देता है और जोर जोर से कहने लगता है, आओ भाई आओ, भूख लगी हो जोर की। भोला भाई का ठेला आया
ले आया स्वाद का जोर। गर्मा गर्म मुर्गा करी और रोटी नरम नरम। एक बार खाओगे तो बोलोगे भैया थोड़ा और गरम। जेब पे हल्का, स्वाद में भारी। खा के बोलोगे वाह क्या तैयारी। भोला की शायरी सुनकर उसके यहाँ दो आदमी आते हैं और भोला को देखकर कहने लगते हैं, अरे भोला भाई, मानना पड़ेगा, शायरी तो बहुत अच्छा गाते हो। वैसे आप तो धनीराम के ढाबे पर काम करते थे, फिर यहाँ अचानक क्यों? हाँ भाई, आपने सही पहचाना। वो दरअसल क्या है कि किस्मत ने थोड़ा साथ नहीं दिया और मुझे वहां से निकाल दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमने अपना खुद का ठेला शुरू कर दिया है और अब देखना, यही छोटा सा ठेला एक दिन बड़ा नाम बनाएगा। अरे ये तो तुमने बढ़िया काम किया। वैसे तुम्हारे यहां से बहुत मस्त खुशबू आ रही है। तुम बेच क्या रहे हो बोला, जो हमें यहां तक खींच लाई? मैं मुर्गा करी और उसके साथ रोटी बेच रहा हूं। बताओ आप दोनों को कितनी प्लेट लगाऊं? वाह वाह, वैसे भोला भाई, एक प्लेट मुर्गा करी और रोटी कितने की है? मैं मुर्गा करी और रोटी बस 30 रुपए प्लेट बेच रहा हूं। एक ही प्लेट में आपका पेट भर जाएगा। एक काम करो, हम दोनों को एक एक प्लेट मुर्गा करी और रोटी दे दो। बहुत जोर की भूख लगी है और अभी हम अपने आप को रोक नहीं सकते। पर देरी मत करो, फटाफट लगा दो जरा। हाँ भाई हाँ, आपके लिए स्पेशल मुर्गा करी और रोटी तुरंत लगाता हूं। तब ये भोला दोनों को एक एक प्लेट मुर्गा करी और रोटी देता है। दोनों बड़े मजे से खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगता है, अरे भोला भैया, मान गए गुरु, क्या बेहतरीन मुर्गा करी बनाई है। वाह, मजा आ गया। मेरी बीवी जब भी मुर्गा करी बनाती है वो एकदम पानी जैसी और बेस्वाद बना देती है। भोला, तुम अपना नुस्खा तो बताओ। क्या जादू करते हो जो इतना बेहतरीन बना देते हो? अरे भैया, वो तो बस 10 साल का तजुर्बा है खाना बनाने का, और कुछ नहीं। और मुझे अच्छा लगा कि आपको इतना पसंद आया। और हाँ भैया, अगर आपके घर में अच्छा खाना नहीं बनेगा तो मेरे यहां आ जाना, आपको स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है बोला, मैं ये बात याद रखूंगा। ये बोलकर वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। देखते ही देखते भोला के यहाँ भीड़ बढ़ने लगती है और भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सस्ता होने के कारण सब भोला के पास ही आ रहे थे। देखते ही देखते थोड़ी देर में ही भोला का सारा मुर्गा, करी और रोटी खत्म हो जाता है। भोला खुश होकर घर जाने लगता है। घर पहुंचते ही मीरा भोला को देखकर कहने लगती है, अरे जी, आप आ गए। आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। लगता है आज ठेले पर अच्छी खासी कमाई हुई है। बताइए ना, कितनी कमाई हुई? और लोगों को आपका मुर्गा, करी और रोटी पसंद आया या नहीं? मैं तो सुबह से यही सोच रही थी कि आपका पहला दिन कैसा गया होगा। अरे मीरा, क्या बताऊं तुम्हें, आज तो कमाल ही हो गया। सुबह से लेकर शाम तक इतनी भीड़ लगी कि मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो गया। लोगों को मेरी मुर्गा करी और रोटी इतनी पसंद आई कि बार बार वही खाने वापस आ रहे थे। देखते ही देखते सारा सामान खत्म हो गया और आज की कमाई भी उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई। सच कहूं तो आज पहली बार लगा कि हमने सही फैसला लिया है और अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन हमारा ये छोटा सा ठेला बहुत बड़ा बन जाएगा। अरे वाह जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कहा था ना कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अब देखना, धीरे धीरे आपका नाम पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा और लोग दूर दूर से आपके ठेले पर खाने आएंगे। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और स्वाद में कभी कमी मत आने देना। एक दिन हम भी अपना बड़ा सा ढाबा खोलेंगे और तब सब लोग कहेंगे कि यही वो भोला है जिसने एक छोटे से ठेले से शुरुआत करके इतना बड़ा नाम बना लिया।
सुबह होते ही भोला फिर से अपना ठेला लगाकर मुर्गा तरी बेचना शुरू कर देता है। तभी देखते ही देखते उसके यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है। ऐसा ही मेहनत करते करते 3 महीने बीत जाते हैं और भोला की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ धनीराम का धंधा पूरा सुनसान हो गया था। धनीराम मन ही मन सोचने लगता है, अरे आजकल लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले तो मेरे ढाबे पर इतनी भीड़ लगी रहती थी कि संभालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब तो पूरा ढाबा खाली पड़ा रहता है। लगता है मुझे जाकर ही देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। ये बोलकर धनीराम वहां से निकल जाता है और रास्ते में जाते जाते वो देखता है कि भोला ने अपना ठेला खोल दिया है। वहां कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी हुई थी। जब सारी भीड़ कम हो जाती है तभी वो भोला के पास जाता है। भोला धनीराम को देखकर कहने लगता है, अरे धनीराम भाई, आप यहाँ? लगता है आप मेरे यहाँ मुर्गा करी और रोटी खाने आए हो। बताओ, आपको कितनी प्लेट लगाऊं? अरे चुप कर बे, अपने आप को क्या समझ रखा है तूने? लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। मैं यहाँ तेरे गंदे हाथ का बनाया हुआ मुर्गा करी खाने नहीं आया हूँ। मैं तो तुझे चेतावनी देने आया हूँ कि तेरी वजह से मेरे यहाँ कोई नहीं आ रहा है, इसलिए तू यहाँ से जल्द निकल जा, वरना तेरी खैर नहीं। अरे धनीराम भाई, आप ये क्या बात कर रहे हो? ये रास्ता क्या आपके बाप ने बनाया है क्या, जो मुझे आप बोल रहे हो कि यहाँ से निकल जाऊं? आप बड़े हो, इसलिए आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं। ये सुनकर धनीराम चुपचाप अपने घर जाने लगता है। घर पहुंचते ही मन सोचने लगता है, अरे ये तो भोला ने हद ही कर दी। मेरे ही सामने मुझे जवाब दे रहा था। लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आइडिया, जिस दुकान से मुर्गा लेता है उस दुकान वाले को ज्यादा पैसा देकर उसे सड़ा हुआ मुर्गा खिलवाऊंगा और पुलिस इंस्पेक्टर साहब को जाकर उसके खिलाफ झूठी शिकायत कर दूंगा। मुझे पता था मैं हमेशा जीनियस हूं। ये बोलकर धनीराम मुर्गे वाले के पास जाता है और उसको ज्यादा पैसा देकर सारी बात बता देता है और वहां से चला जाता है। तभी अगली सुबह होते ही भोला मुर्गा लेकर अपना ठेला लगाता है। धनीराम पुलिस को सारी बात बता देता है। पुलिस भोला के ठेले के पास आकर कहने लगती है, अरे भोला, मुझे तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है कि तुम लोगों को सड़े हुए मीट से मुर्गा करी खिला रहे हो और तुम्हारे कारण लोग अस्पताल में बीमार पड़े हैं। अरे साहब, ये क्या कह रहे हो? मैं तो बस सबको ताजा ताजा मुर्गा करी खिलाता हूँ, और हाँ, आज तक मेरे खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं आई है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक प्लेट खाकर देखिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इतना ही कह रहे हो तो मुझे एक प्लेट लगाओ, मैं भी चखूं जरा। तभी भोला इंस्पेक्टर साहब को एक प्लेट मुर्गा करी और रोटी दे देता है। इंस्पेक्टर साहब एक बाइट खाते ही कहने लगते हैं, थू थू, इसका तो बहुत गंदा टेस्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सड़ी हुई चीज खा रहे हैं। रोटी तो सही है लेकिन मुर्गा सही नहीं है। सच सच बता, ये मुर्गा कहां से लाया है? मुझे लगता है ये किसी की साजिश है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक काम करो, आप मेरे साथ रहमान के यहाँ चलो, क्योंकि मैं उसी से ही मुर्गा खरीदा करता हूँ, तो गलती उसकी है ना सर। अच्छा ठीक है, मुझे जल्द से जल्द उसके यहाँ ले चलो। तभी भोला इंस्पेक्टर को रहमान के यहाँ लेकर जाता है। रहमान पुलिस को देखकर घबरा जाता है। इंस्पेक्टर साहब रहमान से कहने लगते हैं, क्या रे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू दूसरों को सड़ा हुआ मीट बेचेगा? आज तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। चल मेरे साथ थाने, तू चल फटाफट। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने बस धनीराम के कहने पर किया हूँ। उसी ने मुझे ज़्यादा पैसा दिया और बोला था कि भोला को सड़ा हुआ मीट देने के लिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। अच्छा, तो ये सारी चाल धनीराम की है, अब समझ में आया। इंस्पेक्टर साहब धनीराम को पकड़कर थाने ले जाते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इधर दूसरी तरफ भोला खुशी खुशी अपना ठेला लगाने लगता है।
भोला ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से साबित कर दिया कि किसी को गिराकर आगे बढ़ने वाला इंसान ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन मेहनत और सच्चाई से काम करने वाला इंसान एक दिन जरूर सफल होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की तरक्की से जलना नहीं चाहिए और किसी को नुकसान पहुंचाकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता ही इंसान को असली सफलता दिलाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। अगर आप भी अगली स्टोरी में अपना नाम या गांव का नाम चाहते हो तो नीचे कमेंट्स करो। मिलते हैं अगली वीडियो।